हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र सर। कैसे हैं आप सब? परीक्षा की तैयारी करते रहिए। बहुत परीक्षा नज़दीक आ गया है अभी। तो बच्चों, हम पिछली क्लास में बायोलॉजी के जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं, पहला लेसन। और उसमें बच्चों हम जैव प्रक्रम में ब्लड पढ़ चुके हैं। अभी कल पिछली क्लास में मैं हार्ट पढ़ाया था बच्चों। हृदय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आज हृदय के बारे में ना पढ़ते हुए उनको थोड़ा सा रिमाइंड भी करना है पिछली क्लास को। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं, जाकर उसको पिछली क्लास को देखिए। ब्लड और हार्ट दोनों देखिएगा, उसके बाद ये समझ में आएगा। फिलहाल कोई भी नहीं देखा होगा तो सब कॉमन सी बातें हैं, सब नॉर्मल सी बातें हैं। आज जो पढ़ाने वाला हूँ सब जान रहे हैं। ये व्यवहारिक रूप से आप लोग घर में देखते भी होंगे। आज की जो टॉपिक चल रही है इसमें चलेगी। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे हार्ट बीट। क्या पढ़ेंगे? हार्ट बीट। हार्ट बीट, रक्त स्पंदन, हृदय स्पंदन। और क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। हार्ट बीट मतलब हृदय स्पंदन, और दूसरा ब्लड प्रेशर, रक्तदाब पढ़ेंगे। तो इसमें बच्चों हम आप देखेंगे अभी हार्ट बीट में, इसमें देखा जाएगा कि हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है, और इसमें बहुत सारी डिटेल्स हम चर्चा करेंगे। और ब्लड प्रेशर में आप बच्चों पढ़ेंगे, आप देखेंगे अभी घर में, परिवार में या कोई भी बीमार हो जाता, अक्सर हॉस्पिटल में देखे होंगे डॉक्टर्स लोग को, और देखते होंगे उसमें कोई बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में जाते हैं पेशेंट, या कोई भी अगर अपने ही घर परिवार में देख लिया जाए, कोई जाते हैं तो उनमें तुरंत जो है बाँ में जो है पट्टा लपेट दिया जाता है कि नहीं प्रेशर। उसके बाद पंप करते हैं, ऐसे 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 हवा डालते हैं, फिर आला लगा कर जो है उनको चेक करते हैं इनका प्रेशर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है। वही रक्तदाब है। और हार्ट बीट है, आला लगा कर देखते हैं कहाँ इनकी हार्ट बीट कैसे चल रही है। इस बारे में आज अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखा जाए। हार्ट बीट, रक्त स्पंदन क्या होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है ब्लड। एक जान ही रहे हैं बच्चे, पिछली क्लास में आपको मैं बता ही दिया हूँ। एक एडल्ट में, स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। मेल में हम बताए थे बच्चों जो है 5 लीटर, 5.5 से 5.5 लीटर, और फीमेल बताए थे 5 लीटर ब्लड होता है। आप रिमाइंड करिएगा और देख लीजिएगा जाकर। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट में? ये हृदय 1 मिनट में 65 से 75 बार रुधिर को शरीर में पंप करता है। हृदय 1 मिनट में 65 से 75 बार क्या करता है बच्चे? वह रुधिर को शरीर में पंप करता है। हार्ट जो है एक बार जब पंप करता है तो कितने करता है? 65 से 75 बार 1 मिनट में। 1 मिनट में हार्ट जो है 65 से 75 बार रुधिर को शरीर में पंप करता है। सोचिए। फिर नेक्स्ट, इसमें हृदय देखो, जब हम बच्चे आपको बता रहे थे कल हृदय हार्ट के बारे में जब पढ़ाए थे, तो हृदय सिकुड़ता फैलता है। ऐसे देखिए, सिकुड़ता फैलता है हार्ट। तो सिकुड़ने और फैलने को भी, सिकुड़ने को कहते हैं सिस्टोलिक, इसको बोलेंगे इंग्लिश में प्रकुंचन सिस्टोलिक, और फैलने को बोलते हैं डायस्टोलिक। कैसे? देखो इसमें देखा जाए, हृदय को सिकुड़ने की क्रिया को प्रकुंचन या क्या बोलते हैं, इसको सिस्टोलिक कहते हैं। प्रकुंचन या सिस्टोलिक कहते हैं। इसमें होता क्या है सिस्टोलिक में? इसमें होगा क्या? रक्त हृदय के बाहर आता है। ब्लड जो है जब सिस्टोलिक होगा, जब हृदय सिकुड़ेगा तो क्या करता है? सिकुड़ने की क्रिया को सिस्टोलिक कहते हैं। इसमें क्या कहता है? रक्त जो है हृदय के बाहर आता है। ब्लड क्या करता है? हार्ट से बाहर आता है। और जब हृदय फैलता है, एक्सपैंड करता है, फूलता है, जब फैलता है, एक्सपैंड करता है, तो रक्त हृदय में आ जाता है तथा इस क्रिया को अनुशीतलन या डायस्टोलिक कहते हैं।
दो बातें बच्चों ध्यान रखिएगा इसमें। पहली बात, 1 मिनट में हार्ट जो है ब्लड 1 मिनट में ब्लड कितनी बार 65 से 75 बार रुधिर को शरीर में पंप करता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब हृदय सिकुड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। और जब हृदय फैलता है, एक्सपैंड करता है, फूलता है, उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बोलते हैं। ये 2 पॉइंट है बच्चों। इसको आप क्या करते के हैं, इसको आप लिख सकते हैं हृदय जब सिकुड़ता है तो क्या बोलते हैं उसको, सिस्टोलिक। और जब हृदय फैलता है क्या बोलते हैं उसको, डायस्टोलिक बोलते हैं। 3 पॉइंट इसमें, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। और 1 मिनट में कितना 65 से 72 बार रुधिर को शरीर में पंप करता है। अब बच्चों ब्लड प्रेशर में क्या पढ़ना है, प्रेशर देखते होंगे, घर पे जाते होंगे आप, कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल गए, अक्सर देखते हैं डॉक्टर उनकी केबिन में, चैम्बर में देखते होंगे, रखा रहता है ऐसे, उसके बाजू में बांधेंगे, उसके बाद पंप करते हैं। वही ब्लड प्रेशर, हमारी हृदय ब्लड प्रेशर वही नापा जाता है कि कितना ब्लड प्रेशर होता है मनुष्य में। वैसे मनुष्य में नॉर्मल बच्चों ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। तो क्या होता है, हृदय झटके के साथ रुधिर को धमनियों में फेंकता है। हार्ट हम बता ही चुके हैं बच्चों, देख लीजिएगा ध्यान से उसको। जिस दबाव के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसी को क्या कहते हैं, हम रक्तदाब कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य में नॉर्मल रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। सिस्टोलिक कितना होगा 120 और डायस्टोलिक कितना होगा 80। और रुधिर दाब को मापने के लिए मतलब रुधिर दाब को जब डॉक्टर्स लोग देखते हैं, नापते हैं पेशेंट में, उसको बोलते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। इसको क्या बोलते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं, उसी को कहा जाता है। इसमें बच्चों आप देखिएगा, हृदय जब सिकुड़ता है उसे सिस्टोलिक कहते हैं। उसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर कितना होगा 120 mmHg। और जब एक्सपैंड करता है तो उसको क्या कहेंगे 80 mmHg। तो बच्चों आज मैं इतना भी हार्ट बीट, हृदय स्पंदन और रक्तदाब, ब्लड प्रेशर अभी पढ़ें। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट है जो है लसिका। अब हम हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर के बाद क्या पढ़ेंगे, लसिका या लिम्फ। लसिका या लिम्फ पढ़ने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा आपको पीछे की क्लास में ले जाना चाह रहे हैं, जिसमें ब्लड पढ़ें। ब्लड इसी से रिलेटेड टॉपिक है, आप उसको पढ़ लीजिए। अगर क्लास मेरा वीडियो नहीं देखे हों वो वाला, तो आप जाकर उसको देखिएगा, फिर आप इसको आप पढ़ते हैं। तो नहीं है तो फ़िलहाल कोई बात नहीं, मैं आपको बता ही रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। अब ब्लड एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे हम आप जब ब्लड पढ़ा रहे थे, रुधिर पढ़ा रहे थे, रुधिर यानी ब्लड, तो ब्लड बताए थे तरल संयोजी होता है। यह क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है ब्लड बताए थे 2 भागों में बटा होता है। 2 भाग होते हैं, कौन कौन सा एक होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिर कोशिकाएं होती हैं। तो प्लाज्मा होता है क्या था 55% और रुधिर कोशिकाएं थे 40 से 45%। और रुधिर कोशिकाओं को हम बताए थे बच्चों, उसको 3 भागों में बांटा भी गया था, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स, इसका एक दूसरा भी नाम था एरिथ्रोसाइट। और दूसरा WBC, इसका नाम क्या है, वाइट ब्लड कार्पसेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसको बोले थे हम लोग ल्यूकोसाइट। और क्या बताए थे बच्चों, प्लेटलेट का दूसरा भी नाम बताए थे थ्रोम्बोसाइट। ये सब बताए थे ब्लड के बारे में। उसी के बाद बच्चों हम आप लिम्फ्स के बारे में पढ़ते हैं। लिम्फ क्या है, लिम्फ में भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, अर्थात HB। हीमोग्लोबिन मतलब HB, हीमोग्लोबिन HB
इसे क्या कहेंगे, एच बी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है, लिम्फ हल्के पीले रंग का होता है। तथा शरीर में बहुत सी लसिकाएँ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। बताए बहुत सी, बॉडी में कितने, बहुत सारी लसिका ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लसिका का प्रवाह बच्चों एक दिशा में होता है। लसिका का प्रवाह एक दिशा में होता है, अर्थात यह कोशिका की ओर होता है, यानी कोशिका मतलब सेल की ओर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत पूछा जाता है, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अक्सर पूछ लिया जाता है कि लसिका का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो लसिका का प्रवाह बच्चों हमेशा याद रखिएगा एक दिशा में होता है। कैसा होता, किसमें होता है, कोशिका की ओर होता है, सेल की ओर होता है। लसिका शरीर में क्या करता है, शरीर को संक्रमण से बचाता है, संक्रमण से रोग हो जाए तो इससे बचाता है। तो शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेती है। लसिका में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या होता है इसमें, दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हो गया लसिका में, कि यह तो पहली तो हो गई, यह दिशा एक ही दिशा में होता है, अर्थात यह कोशिका की ओर होता है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट बच्चों क्या हो गया, यह इसमें ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। तथा यह लसिका करता क्या है, लसिका क्या है, घाव भरने में मदद भी करता है। जैसे चोट वोट लग जाए, घाव भरने में चोट लग जाए तो लसिका भी घाव भरने में मदद करता है। और दूसरा तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बच्चों क्या है, तीसरा, पोलियो में बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाती है। पोलियो देखो, बच्चों को पोलियो मार दिया जाता है हाथ पैर, या देखिए छोटे बड़े हो जाते हैं, अपाहिज टाइप हो जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है क्या होता है, लसिका ग्रंथियाँ इसमें प्रभावित होती हैं। पोलियो में, पोलियो बीमारी में क्या करता है, लसिका तंत्र प्रभावित होता है बच्चों। लसिका के कार्य, फंक्शन ऑफ लसिका क्या करता है, कोशिकाओं को पोषक तत्व जैसे हार्मोन्स तथा एंजाइम्स आदि को पहुंचाने तथा आदान प्रदान के माध्यम का कार्य करता है। लसिका कोशिका को हार्मोन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, इन सब को पहुंचाने का माध्यम कार्य करते कौन, लसिका। दूसरा पॉइंट, हमारे शरीर में सबसे बड़ी लसिका स्प्लीन, पेरिबेरिन, हमारे शरीर में बॉडी में सबसे बड़ी लसिका कौन सी, क्या, स्प्लीन। नेक्स्ट तीसरा, लसिका कोशिकाएं जो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, रसांकुरों अर्थात उसको बोले विलाई बोलते हैं, विलाई में फैली रहती हैं, जो पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण करती हैं। कौन, लसिका कोशिकाएं जो होती हैं हमारी छोटी आंत में भोज्य पदार्थों को जो पचे हुए हैं उनको क्या करती है, उन्होंने क्या करती है, भोज्य पदार्थों का अवशोषण करती है। नेक्स्ट पांचवा, लसिका अंगों को लसिका ग्रंथों में लिम्फोसाइट्स का निर्माण करते हैं, जो जीवाणुओं का भक्षण का कार्य करते हैं। लसिका अंगों का लसिका ग्रंथियों में क्या करता है, लसिका ग्रंथियों में क्या करता है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, जो जीवाणुओं का भक्षण मतलब खान पीन जीवाणुओं का भक्षण कर लेती है। नेक्स्ट, यह कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने में सहायता करता है। क्या करता है बच्चों, लास्ट पॉइंट इसका, यह कोमल अंगों, क्या बोले हूँ, यह कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने के लिए यह कार्य करता है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं नया। और नया टॉपिक क्या है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद पढ़ाते हैं। सॉरी बच्चों, अभी हम बताए थे ना आपको कि प्रकाश संश्लेषण पढ़ाते हैं। अभी हम अनसॉल्व सॉल्व किया जा रहा था,
या कर रहे थे आप लोगों की परीक्षा के एग्ज़ाम के पर्पज़ से कि आपका इस जैव प्रक्रम से इम्पोर्टेंट्स कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट से पूछे जाते हैं। तो बच्चों रुधिर और लसिका में, ब्लड और लिम्फ में मैं कई बार देखा कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हमें ज़रूरी लगा कि इसको ज़रूर पढ़ाया जाए, नॉलेज के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। तो उसमें डिफरेंस देखा गया ब्लड और रुधिर और लसिका, तो दोनों तो पढ़ा चुका हूँ थ्योरेटिकल में पूरा डिटेल में। तो बच्चों उसका डिफरेंस अंतर बताते हैं रुधिर और लिम्फ में। तो आप इसमें देखें, पहला पॉइंट क्या है रुधिर का, इसमें क्या है, इसमें WBC यानी वाइट ब्लड कार्पसेल श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होगी, कम होगी, और लिम्फ में क्या होगी, WBC की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट दूसरा, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होगी, किसमें, ब्लड में। ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होगी और लिम्फ में क्या होगी, इसमें कम होगी, उसका जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट तीसरा, उत्सर्जी पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य होती है, उसमें क्या होगी, उत्सर्जी पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अधिक होती है। नेक्स्ट चौथा, ब्लड का प्रवाह, ब्लड का प्रवाह बच्चों कैसा होता है, ब्लड का प्रवाह हार्ट से अन्य अंगों की ओर तथा अन्य भागों से हार्ट की ओर दोनों दिशाओं में होता है। उसमें लिम्फ में क्या होता है, ये आपको इम्पोर्टेंस टॉपिक बताए भी थे, लिम्फ का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, अन्य भागों से हृदय की ओर आता है। या लिम्फ का प्रवाह केवल एक ही दिशा में, अन्य भागों से हृदय की ओर आता है। लास्ट पांचवा, रक्त का प्रवाह तीव्र होता है जबकि लिम्फ का प्रवाह क्या होता है, मंद या धीमे। अब बच्चे हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आप इसको क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन। नेक्स्ट बच्चों, अभी देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एग्ज़ाम में 5 नंबर या 4 नंबर के मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इसको आप बिल्कुल भी पढ़ना छोड़िएगा नहीं बच्चों, ज़रूर से ज़रूर इसको 100%, बल्कि आप इसको 100% लगा लीजिए। इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से 100% इम्पॉर्टेंट है, आता है ज़रूर, कई बार आया है। इस बार तो पूरी उम्मीद है कि पूरा आएगा तय। नेक्स्ट देखा जाए इसमें प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो इसमें क्या होगा, पौधे, हरे पौधे की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से शर्करा तथा कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। हरे पौधों की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से शर्करा तथा कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इसका रिएक्शन है 6CO2 + 6H2, गिब्स के ऊपर सनलाइट, गिब्स के नीचे क्लोरोफिल, गिब्स के आगे C6H12O6 + 6O2 ऑक्सीजन गैस है। और 6CO2 का आप लोग जान ही रहे हैं, क्या है 6CO2 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2 का आप जान ही रहे हैं, जल है, पानी। नेक्स्ट C6H12O6, ये भी आप जान रहे हैं, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन, इसको आप लिख लेंगे। रिएक्शन कंपलसरी है बच्चों, ऐसा नहीं है कि पता लगा एग्जाम में पूछा गया प्रकाश संश्लेषण, आपने डिफिनीशन लिख लिया, हरे पौधे की कोशिकाओं में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से शर्करा तथा कार्बोहाइड्रेट की निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और यह जैव रासायनिक क्रिया। अगर इतना लिख दिए तो भी गलत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम नंबर आपको नहीं मिलेगा तब जब तक आप इसको रिएक्शन नहीं लिखेंगे।
रिएक्शन ज़रूरी है, रिएक्शन लड़ लीजिए और 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, ज़रूर आ जाएगा। 6CO2 कुछ नहीं, 6CO2 + 6H2O गिव्स सनलाइट, गिव्स के नीचे क्लोरोफिल, C6H12 O6 + 6O2 ऑक्सीजन निकलेगा। कुछ करना है नहीं, सिर्फ याद रखना है क्या क्या करना है। कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 + 6H2O गिव्स, गिव्स के ऊपर क्लोरोफिल, सॉरी सनलाइट, गिब्स के नीचे क्लोरोफिल, गिब्स के आगे C6H12 + O6। और उसके बाद इसका मैकेनिज्म, प्रकाश संश्लेषण का मैकेनिज्म, क्रियाविधि, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि 2 चरणों में पूरी होती है। ये बच्चों में पिछली क्लास में भी आपको रिमाइंड कराया हूँ थोड़ा सा, तो इसमें आप डिटेल कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। कौन कौन सी? एक प्रकाशिक और दूसरा अप्रकाशिक। ये प्रकाशिक और अप्रकाशिक नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कैसे प्रकाशिक? इसमें सबसे पहले क्या होगा? प्रकाश की आवश्यकता होगी, जरूरी बात है। अगर प्रकाश होगा तभी प्रकाशिक अभिक्रिया होगी। इसमें क्या होगा? अब प्रकाशिक अभिक्रिया को एक वैज्ञानिक थे हिल नामक, तो प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल नामक वैज्ञानिक सबसे पहले इसको स्टडी किया था, इसलिए इसको प्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं तथा हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रकाशिक अभिक्रिया से ना बहुविकल्प में पूछा जाता है कि हिल अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, जबकि आपको पता भी होता है कि प्रकाशिक हिल अभिक्रिया ही प्रकाशिक अभिक्रिया, लेकिन आप भूल जाते हैं। इसका दोनों नाम याद रखेंगे। इसका वैज्ञानिक थे, हिल नामक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर ये प्रकाशिक अभिक्रिया है, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं और प्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हिल अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होता है? वह भी इसमें प्रकाश की आवश्यकता होगी। और इस अभिक्रिया का अध्ययन सबसे कौन किया था? सबसे पहले कौन किया था? कौन सा वैज्ञानिक? हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेना में। यह बहुविकल्प में पूछा गया बच्चों कई बार, इसको आप इसको अंडरलाइन करेंगे। यह प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? यह अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है, क्लोरोफिल की सहायता से। ठीक है, ये प्रकाशिक अभिक्रिया। और दूसरा क्या है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया फिर वही उसका जस्ट अपोजिट, उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। उसको आपने प्रकाशिक अभिक्रिया में कौन से वैज्ञानिक खोजे थे? हिल नामक वैज्ञानिक ने खोजे थे, इसलिए उसको जो है हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है? अप्रकाशिक में इसको ब्लैकमैन, एक वैज्ञानिक थे ब्लैकमैन साहब, उन्होंने इनको डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसको ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह कहाँ होता है? यह प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हरित लवक के क्या किस में होता है? स्ट्रोमा में होता है। ये भी दोनों पॉइंट आप नोट करेंगे, स्ट्रोमा और ग्रेना। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होगा? अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होगा, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। इसको सबसे पहले कौन से किए थे? ब्लैकमैन नाम वैज्ञानिक ने रिसर्च की मतलब खोज किए थे, इसलिए इसको ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं। इसमें दो चीज़ अप्रकाशिक में 2 और प्रकाशिक में 2, टोटल मिलाकर 4 क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पिक बनते हैं। अब प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या बनेगा? प्रकाशिक अभिक्रिया को कौन से वैज्ञानिक ने खोजा था? हिल नामक, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा कहाँ था? यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। कौन सा? प्रकाशिक अभिक्रिया। इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। अप्रकाशिक में इसको कौन से डिस्कवर किए थे वैज्ञानिक ने? ब्लैकमैन, इसलिए इसे ब्लैकमैन साहब मतलब ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरा ये कहाँ होगा? हरित लवक के ग्रेना में होगा। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास पढ़ाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, इसको 2 चरणों में, कितने चरणों में? 2 चरणों में प्रभावित करता है। कौन कौन से होगा? एक बाह्य कारक, एक आंतरिक कारक। एक क्या बोलते हैं बाह्य कारक? मतलब एक्सटर्नल फैक्टर। दूसरा क्या है आपका? इंटरनल फैक्टर। बाह्य कारक में सबसे पहले कौन सा होगा? लाइट क्या है? सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा देता है। दूसरा पॉइंट, लाल प्रकाश में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज तथा नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है। नेक्स्ट, हरे रंग की प्रकाश की किरणें पत्तियों को अवशोषित नहीं होती हैं।
हरे रंग की प्रकाश की किरणें पत्तियों में अवशोषित नहीं होती हैं। नेक्स्ट, प्रकाश के बाद टेम्परेचर, ताप में क्या करना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का ताप प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त माना जाता है। जल, नेक्स्ट, ताप के बाद क्या होगा, जल की कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, खनिज लवण, Fe तथा मैग्नीशियम, आयरन तथा मैग्नीशियम खनिज क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए जरूरी होता है। अब आएगा बच्चों आंतरिक फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, आंतरिक कारक। आंतरिक कारक क्या, पत्ती की संरचना, स्टोमेटा की स्थिति, संरचना, संख्या एवं वितरण तथा पैलिसेड कोशिकाओं में पर्णहरित की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की गति को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक को कितने हो गए, 2 फैक्टर। कितने, 2 फैक्टर, एक एक्सटर्नल कारक और दूसरा क्या होगा, इंटरनल। एक बाह्य कारक, दूसरा आंतरिक कारक में। बाह्य कारक बच्चों हम पढ़ चुके, क्या है आपका, बाह्य कारक में प्रकाश, बाह्य कारक में क्या हो गया, लाइट हो गया, दूसरा क्या होगा, टेम्परेचर यानी ताप, जल और खनिज लवण। ये आपके 4, 1 2 3 4, ये आपको बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर प्रभावित करेगा प्रकाश संश्लेषण में। और दूसरा क्या है, आंतरिक कारक में। आंतरिक कारक में क्या होगा, पत्तियों की संरचना, स्टोमेटा की स्थिति, संरचना, संख्या एवं वितरण तथा पैलिसेड कोशिकाओं में पर्णहरित की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की गति को प्रभावित करते हैं। ये रहा बच्चों आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास कल होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।